हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर की, जिसमें हमने कंसंट्रेशन की, प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की बात करी थी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखेगा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे आसान तो यही हुआ फिर तो। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बट catalyst reduce the time to attain equilibrium. But catalyst reduce the time to attain equilibrium. मतलब कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम अगर है, पहले से इक्विलिब्रियम है, तो कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन दोनों इस तरफ सेम स्पीड बढ़ाई जाएगी, रिएक्शन की रेट, लेकिन दोनों तरफ सेम स्पीड से बढ़ा दी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम अभी स्टेबलाइज हुआ ही नहीं है, अभी आपने रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन स्टार्ट किया, अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं, तो उस केस में कैटलिस्ट क्या करता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को जल्दी पहुंचा देता है। अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो हो सकता है कि 2 या 3 मिनट में पहुंचा दे कैटलिस्ट, 5 मिनट में पहुंचा दे, 10 मिनट में पहुंचा दे। कैटलिस्ट टाइम घटा सकता है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का, पर एक बार इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो उसके बाद कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात थी कैटलिस्ट की। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक। ये लेकिन इनर्ट गैस होता क्या है? गैस which not react with reacting with reactants or products of रिएक्शन। ऐसा गैस जो कि हमारे जो गिवन रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करें, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। अब जैसे दिमाग में कुछ लोगों को क्या आता है कि इनर्ट गैस नोबल गैस है। नोबल गैस है, इनर्ट गैस नोबल गैस है, पर ऐसा नहीं है कि इनर्ट गैस नोबल गैस ही है। इनर्ट गैस और भी गैसें हो सकती है। जैसे किसी कंडीशन में फास्फोरस नहीं रिएक्ट कर रहा, सॉरी N2 नहीं रिएक्ट कर रहा, तो N2 नहीं रिएक्ट कर रहा तो N2 क्या हो गया? इनर्ट हो गया। उस कंडीशन के लिए N2 इनर्ट हो गया। मतलब इनर्ट वो है जो रिएक्ट नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट नहीं कर रहा, उसको इनर्ट बोल रहे हैं। इनर्ट का मतलब नोबल गैस ही नहीं है। क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो अब इनर्ट गैस को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 2 कंडीशन है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कब किया जाए। तो एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पहले बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो इसमें लिखेगा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम।
नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम because at a constant volume by adding inert gas total pressure increases. But partial pressure of reacting gases remains same. ठीक है, तो आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे हैं स्पेशल, आप केवल इनर्ट गैस डाल रहे हैं। तो अगर आप केपी की बात करें तो केपी क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने हीलियम ऐड किया, तो हीलियम गैस के बढ़ने से, मोल बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये कांस्टेंट है, अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो P बढ़ा मतलब N, आपने हीलियम ऐड किया तो टोटल प्रेशर बढ़ गया ना। लेकिन मान लीजिए कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 था, तो N2 का पार्शियल प्रेशर नहीं चेंज हुआ, H2 का नहीं चेंज हुआ, अमोनिया का नहीं चेंज हुआ, तो Kp नहीं चेंज हुआ, तो Kp इज इक्वल टू KC/RT पावर डेल्टा N। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ तो Kc भी नहीं चेंज हुआ, तो इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं हुआ। हीलियम के आने से टोटल प्रेशर खाली बढ़ा है, लेकिन पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर था वो अभी भी वही का वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए बोला जाता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपसे कोई बोले कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे बोले कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, तो बोलो कि रिएक्टिंग गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि अच्छा ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, अब आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, जैसे 1 atm प्रेशर है, 1 atm प्रेशर फिक्स कर दिया, और आपने हीलियम गैस ऐड कर दिया। N2 3H2 गिव्स 2NH3 था, और आपने हीलियम ऐड कर दिया। प्रेशर 1 atm पहले था, और आप चाहते हैं कि 1 atm अभी भी रहे, तो हीलियम ऐड करने से आपने प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया। अच्छा, टेम्परेचर की कोई बात नहीं है, टेम्परेचर आप चेंज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट तो अलग केस है। तो अब क्या हो रहा है, जब आप हीलियम ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर फिक्स है, टोटल प्रेशर फिक्स है, तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि पहले N2 H2 अमोनिया, इन सब का प्रेशर मिला के 1 atm था। ठीक है, अब N2 + H2 + अमोनिया + हीलियम, इन सब का मिला के 1 atm है। तो भाई हीलियम के आने से भी 1 atm है, इसका मतलब है कि इन लोगों ने कुछ अपना प्रेशर कम किया होगा, तभी ना इसके आने से 1 atm हो गया, वरना हीलियम के आने से तो प्रेशर बढ़ जाना चाहिए था। तो इन लोगों का पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण
पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ा। अब तो अब रिएक्शन किसी डायरेक्शन में घूमना चाहेगा, क्योंकि केसी तो उसको कांस्टेंट रखना है। तो आप ये बात लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। To maintain the constant pressure, volume of container increases. Hence, partial pressure of reacting species decreases. Partial pressure of reacting species decreases. And the reaction shifted in that direction where number of moles are higher. क्यों? क्योंकि आपने जब 1 atm पहले था, 1 atm अभी भी है, और हीलियम के आने की वजह से इनका पार्शियल प्रेशर घटा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, ताकि पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जा सके। तो वही कहने का मतलब ये है। तो रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं, अब इसमें एग्जांपल जैसे लेकर बताएं कि N2 + 3H2 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये है, और आपने ले लिया है एट कांस्टेंट प्रेशर वी ऐड हीलियम गैस। आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम गैस ऐड कर दिया, देन रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई? रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हायर है, नंबर ऑफ मोल्स इधर हायर है, तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो कि आपने लिया H2 + I2 gives 2HI, और यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर वी ऐड हीलियम गैस। देन अब हमने वी ऐड हीलियम गैस कर दिया। अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स हायर है। इधर कितने 2, इधर कितने 2, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर वी ऐड हीलियम गैस, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीलियम गैस, helium gas because delta Ng is equal to 0। अब किसी तरफ ज़्यादा किसी तरफ कम है ही नहीं, तो आप ये नियम फॉलो कैसे करेंगे? तो फिर बोलेंगे कि भैया कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो डेल्टा Ng अगर 0 है तब तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो ऐसे भी नहीं पड़ना था। लेकिन अगर डेल्टा Ng 0 नहीं है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हायर है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हायर है। बात समझ पा रहे हैं? अब हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल
on physical equilibrium. Application of Le-Chatelier principle on physical equilibrium. हेडिंग जानेगा एप्लीकेशन ऑफ Le-Chatelier principle on physical equilibrium. एप्लीकेशन ऑफ Le-Chatelier प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अब फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रखा है इसमें कि सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना. ठीक है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. क्योंकि भैया दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए इधर H2O ले लिया, इधर भी H2O ले लिया, इधर सॉलिड ले लिया, उधर लिक्विड ले लिया, तो आप नंबर ऑफ मोल्स और ये सब कहानी नहीं लिख सकते यहाँ पर. भाई यहाँ पर ये नहीं बोल सकते ना कि प्रेशर इंक्रीज करने पे उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे. ऐसा कुछ नहीं. भाई इधर तो दोनों वाटर हैं, तो मोल कहाँ से आ जाएगा? दोनों H2O है ना भाई, यहाँ अलग अलग कंपाउंड तो है नहीं. तो इसलिए आपको फिर फिजिकल स्टेट वाले कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम का कम यूज हो रहा होगा, कम वॉल्यूम में काम चल जाएगा. ठीक है, तो आप लिखिएगा इसमें ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure in physical equilibrium, in physical equilibrium the equilibrium shifted towards lower volume side, towards lower volume side. Equilibrium shifted towards lower volume side. ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लोअर वॉल्यूम साइड. ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा. द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी. The order of volume can be decided with the help of density. The order of volume can be decided with the help of density. वॉल्यूम को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? डेंसिटी से. डेंसिटी से आप डिसाइड कर सकते हैं. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल तो बाद में पहले आपको क्लियर कर दें. डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड का हायर होता है, लिक्विड का उससे कम, और गैस का उससे कम. ठीक है, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा, और सॉलिड का होगा. ठीक है, ये होगा एक्सेप्ट वाटर. वाटर को छोड़ के सब पे अप्लाई होगा, लेकिन वाटर पे अप्लाई नहीं होगा. वाटर की डेंसिटी, अगर H2O की डेंसिटी की बात करें, फॉर H2O तो यहां आप बोलेंगे डेंसिटी. तो डेंसिटी जो होगी वो पहले H2O लिक्विड की ज़्यादा होगी,
फिर H2O सॉलिड की, फिर H2O गैस की। आप जानते हैं कि आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो आइस हल्का होता है। वॉल्यूम H2O गैस, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड। H2O सॉलिड की जगह पे आप आइस बोल सकते हैं, और H2O लिक्विड की जगह पे वाटर बोल सकते हैं, और H2O गैस की जगह पे वाटर वेपर बोल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा मामला है, आइए थोड़ा समझा जाए इसको। नहीं? जैसे मान लीजिए कि हमने H2O सॉलिड ले लिया, तो अब देखिए H2O सॉलिड है और इसको आपने H2O लिक्विड बना दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि दोनों में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? तो वॉल्यूम देखिए इसका ज़्यादा है, अभी बोला था ना कि इसकी डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। तो आप लोग सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड क्यों जाएगा? तो अरे यार गधो, एक बात बताओ कि बर्फ़ को तवे पर रख दो तो पिघलेगा ही ना, तो गर्म कर रहे हो यार तुम, पानी बनेगा, सीधी बात है ना। अच्छा मान लो कि तुम्हारे पास और एक आयरन सॉलिड ले लिया आपने, आयरन लिक्विड ले लिया, ठीक है। तो अब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जिधर वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम ये बैकवर्ड जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयरन पिघलेगा, फॉरवर्ड जाएगा। दिक्कत क्या है? समझ गए बात को? अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास थर्ड ले लीजिए कि आपके पास H2O लिक्विड है और आप इसको H2O गैस बना रहे हो, वेपर बना रहे हो, वेपराइजेशन कर रहे हो, और आपने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम लिक्विड का कम है तो बैकवर्ड। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यार लिक्विड वेपराइज होगा। आप पानी को बॉयल करने के लिए रख दो तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया ही तो क्या हो रहा है? बॉयल हो गया, वेपराइज हो रहा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ पाए? अब चाहे, अब ऐसा नहीं है कि ये इसी के लिए, अब जैसे मान लो कि ये फोर्थ है और Br2 आपने लिक्विड ले लिया और इधर Br2 आपने गैस ले लिया और आप बोलो प्रेशर बढ़ा दिए तो क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा, वो सही है। लिक्विड की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड वेपराइज होगा तो फॉरवर्ड जाएगा, वो सही है। तो कहने का मतलब है कि आप ये चारों मैंने जो बताए हैं ये सब डेंसिटी से रिलेटेड है, और डेंसिटी, वॉल्यूम, इन सब से रिलेटेड है। अगर आप इनको रिलेट करना जानते हैं तो आप सही चीज़ जानते हैं, अदरवाइज आप गड़बड़ कर रहे हैं। सही चीज़ आप जानते हैं, अदरवाइज आप गड़बड़ कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है आपसे ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। लेकिन ह्यूमिडिटी ना पूछ के वो बोलता है परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी अगर आपसे कभी पूछे कि भाई जैसे आप अक्सर आपके पास मोबाइल में ऐप होगा तो उसमें आप देखेंगे कि एक वेदर वाला ऐप होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बताता है कि 10% है, 20% है, समथिंग ऐसा। बारिश के समय में, गर्मी के समय में, ठंड के समय में, हर समय ह्यूमिडिटी तो बताता है वो। तो ह्यूमिडिटी को अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे गर्मी का समय रहता है, बारिश, तो बहुत चिपचिपी सी जो गर्मी रहती है वो, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। या समंदर किनारे की बात करें आप तो वहाँ पर आपको गर्मी के मतलब दोपहर के समय में बड़ी ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे। तो ह्यूमिडिटी कैसे निकाला जाए? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इन एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस इन एयर अपॉन वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का मतलब आपने जिस टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एयर में लिया है, मान लो आपने 25 सेल्सियस पे लिया है तो 25 सेल्सियस पे ही वह प्योर वाटर का वाइपर प्रेशर ले लो। आपने वहाँ 30 लिया है तो इसको भी 30 ले लो, आपने इसको 10 लिया है तो नीचे भी 10 ले लो, जो भी टेम्परेचर आपने लिया, इनटू क्या कर दो 100, इनटू क्या कर दो 100। तो ये परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी आपका आ जाएगा, परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी आपका आ जाएगा। समझ गए? फॉर्मूला लिख दो। अब इस पर एक क्वेश्चन करा के आपको दिखाते हैं। ये रहने दे फॉर्मूला, यार मिटा देते हैं, ठीक है, याद तो हो जाएगा आपको। मेरे ख्याल से आप कॉपी में लिखे हैं तो अभी तो अब उसको लिखे रहने दीजिए, कॉपी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मतलब फॉर्मूला ना याद है तो कॉपी देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं इस पर, लिखिएगा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, लिखिएगा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर CuSO4.5H2O, CuSO4.3H2O is 2.25 into 10 to power -4 ATM स्क्वायर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए ना, ATM स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा इफ वाइपर प्रेशर ऑफ वाटर if vapor pressure of water is 22.8 torr and find percent of humidity, परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। सोल्यूशन ले लीजिए। हमको दो चीजें चाहिए, पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वो दिया हुआ है, इंटू 100 कर देना, पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो पहली बात तो केपी निकालिए, केपी क्या आएगा, PH2O स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, अभी इसी का स्क्वायर करोगे। और केपी की वैल्यू कितनी दी है, 2.25 इंटू 10 to power -4। तो PH2O ये कितना आ जाएगा, √2.25 इंटू 10 to power -4, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to power -2 ATM
एटीएम, ये क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻² एटीएम, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, PH2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है परसेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो आपको क्या करना है 1.5 इंटू 10⁻²। अच्छा, अगर आपको एटीएम को टोर में चेंज करना है तो आप 760 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 22 पॉइंट कितना है 8 इंटू कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये 10⁻² से 100 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 1.5 इंटू 760 अपॉन 22.8। ठीक है, या कैलकुलेटर देना बेटा, तो ये मोबाइल दो। तो ये जो होगा देख लेते हैं कितना परसेंट आ रहा है। 1.5 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 22.8, एकदम एग्जैक्ट 50% आ गया। 50% क्या हुआ, ह्यूमिडिटी हो गया इसका, 50% ह्यूमिडिटी, आंसर भी यही दिया हुआ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बोला जाए आपसे कि इफ ह्यूमिडिटी इज मोर देन 50%, ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिएगा, इफ इन अबव क्वेश्चन humidity is more than 50%, if in above question humidity is more than 50%, then predict the direction of reaction। अगर ह्यूमिडिटी क्या हुआ, अगर ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या लगता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए इस समय कितना है 50% है, अगर आप 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी किसी तरीके से कर देते हैं या पानी का वाइपर इसके अंदर डाल देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो रिएक्शन कहाँ जाने लगेगा, बैकवर्ड जाने लगेगा। रिएक्शन कहाँ जाने लगेगा, बैकवर्ड जाने लगेगा। तो नीचे करके लिखिएगा कि रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी बढ़ाने का मतलब आप वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ा दिए मतलब प्रोडक्ट बढ़ा दिए, और प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो हेडिंग डालेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हेडिंग डालेंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए भाई, गिब्स गिब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दिया था, और उन्होंने एक एनर्जी टर्म भी बोला था जिसको उन्होंने बोला था गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग यह है कि मान लीजिए कि आपको 100 रुपया दिया गया, मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया गया। अब बोला गया कि आप वहां जाइए और उनको पैसे देकर चले आइए। आपको 100 रुपया दिया गया और बोला गया कि वहाँ जाइए और उनको कुछ पैसे देकर चले आइए। वहाँ जाइए मतलब पता नहीं कहाँ जाइए, जाइए। तो आप गए, वहाँ गए उनको देने के लिए, वहाँ गए उनको देने के लिए। तो आप वहाँ गए, आपका 10 रुपया किराया लग गया। अब आप सोचें कि लौटेंगे भी तो 10 रुपया किराया लगेगा ना।
तो आपने उनको 80 रुपये दे दिए और आप घर आए, 10 रुपये जाने में किराया लगा, 10 रुपये आने में किराया लगा। अब आपके पास 0 पैसा है, एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। आपकी मम्मी ने, पापा ने या किसी भी घर के किसी भी सदस्य ने आपको जिसने पैसा दिया था उसने देखा कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है। तो जो आपको आपके घर से पैसा मिला था वो क्या था? डेल्टा एच था, कैपिटल एच, डेल्टा एच था जो आपको मिला था। जो आपने उस आदमी को ले जाकर दिया वो डेल्टा जी था, उसको बोलता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। और जो रास्ते में वेस्ट हो गया, 10 रुपये जाने का 10 रुपये आने का, वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी करके निकालेंगे। वहां पर भी एक टर्म आता है। ठीक है। तो आइए जरा सा बात करें। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वो पैसा है जो आपके घर से मिला था, 100 रुपया। ये वो पैसा है जो आपने उस आदमी को जाके दिया, कितना? 80 रुपया। तो इस 100 में से 80 कैसे बचा? यहाँ ये कितना रहा होगा? ये 20 रहा होगा। तो टी डेल्टा एस वो चीज है जो रास्ते में खर्च हुआ है, रास्ते में खर्च हुआ है। ठीक है। जैसे मैं आपको क्लियर बताऊं कि एक बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी आप लीजिए और आप उसको फुल्ली चार्ज करिए। 0 चार्ज था और आपने फुल्ली चार्ज किया। उसको फुल्ली चार्ज करने में आपने टाइम नोट कर लिया कि कितनी देर तक करंट, कितने एम्पियर का करंट कितने टाइम तक इसके पास गया। ठीक है। और आपने पूरा जो है कैलकुलेट कर लिया कि इसको हमने कितनी एनर्जी दी, हीट दिया, एनर्जी दी। उसके बाद फिर आपने 100% चार्ज जब हो गया तो इसकी चार्जिंग बंद कर दी और अब आपने इसको लाइट जला के, बल्ब जला के, पंखा जला के इसको डिस्चार्ज करना चालू किया। या आप फिक्स डिसाइड पर, मतलब 100 वाट का बल्ब जला के आप डिस्चार्ज करना चालू किए। आपने पावर देखा, टाइम देखा और आपने देखा कि आपको इसने वापस कितनी हीट लौट आई। भैया एक तो आपने इसको चार्ज किया, दूसरा ये डिस्चार्ज हुआ। जो ये चार्ज हुआ, जो आपने चार्ज किया, वो ये है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आपने 100 किलो जूल एनर्जी इसको दी थी बैटरी को चार्ज करने में, तो ये पूरी 100 किलो जूल एनर्जी आपको वापस नहीं लौटाता, ये उसमें से कुछ कम कर देता है। अब ये कितना कम करता है? जितना भी कम करता है वो ये है, और जितना आपको देता है वो ये है। अब इन्वर्टर की बैटरी आपकी नई है तो ये वैल्यू कम होगी, और इन्वर्टर की बैटरी अगर आपकी पुरानी होती जाएगी जैसे जैसे, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। कई बार तो ऐसा होगा कि आप इसको देंगे और ये पूरा खा जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब बैटरी का बैकअप कुछ है ही नहीं। कई बार ऐसा भी होगा। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान वर्धक करिए अपना। डेल्टा जी क्या है? ये है गिब्स फ्री एनर्जी। इसको यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, यूजफुल वर्क भी बोलते हैं, मतलब काम की चीज। जैसे 100 रुपये आपको मिला था लेकिन आपने उस आदमी को 80 रुपया दिया, तो काम का कितना है? 80 रुपया। 20 रुपया तो बीच में जो है किराया लग गया, तो कहें वो तो काम ही का नहीं था, पैदल जा सकते थे, क्यों नहीं गए? डेल्टा एच ये क्या है? एंथैल्पी। भाई अभी तो हम बैटरी की बात नहीं ना कर रहे, अभी तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। भाई बैटरी में भी रिएक्शन ही होता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। टी क्या है? टेम्परेचर। भाई जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रहा होगा। और डेल्टा एस क्या है? ये है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी।
चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, इसको जरा सा ऐसे करके लिख लीजिएगा। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। जैसे कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बिखरी हुई है उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, और कोई चीज़ जितनी ज़्यादा संवरी हुई है, संवरी का मतलब है मतलब एक जगह पे ठीक से व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड का क्रिस्टल, सॉलिड का जो एटम है वो हर जगह पे फिक्स है, एक जगह पे फिक्स है, वो कहीं भाग नहीं रहा, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। जैसे उस सॉलिड को पिघलाया तो लिक्विड का मॉलिक्यूल तैरने लगा, भागने लगा, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ गई। उस लिक्विड को अगर आपने वेपर बनाया तो अब वो तो और पंख लग गए उसके, उड़ने लगा, तो एंट्रोपी और बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि एंट्रोपी की अगर बात करी जाए तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैस की, फिर लिक्विड की, और तब किसकी, सॉलिड की। गैस की, लिक्विड की, सॉलिड की, ठीक है। जैसे रैंडमनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बिखराव जितना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इधर उधर भागने की टेंडेंसी होने लगेगी, जितनी ज़्यादा आज़ादी मिलने लगेगी, समझ लीजिए कि उतनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे जब आप छोटे थे, छोटे मतलब बहुत वाले छोटे, एकदम 4 महीने 5 महीने वाले, जिसमें आपको एक जगह टिकाया जाता था ना, तो आप एक जगह एक तरफ लुढ़क जाते थे, लुढ़क जाते, लुढ़क नहीं, लुढ़क जाते थे, थोड़ा वो बनारसी लैंग्वेज आ जाता। जैसे एक जगह आपको रखा गया तो टोइंग, इधर इधर थोड़ा टेढ़े हुए तो इधर गिर गए, इधर थोड़ा टेढ़े हुए तो इधर। अच्छा, इस तरह के बच्चे बड़े मज़ेदार होते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। इनको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, इनको ऐसे बोल के छोड़ दो और वो ये एक तरफ गिर जाते हैं, फिर उनको फिर इकट्ठा करो एक तरफ फिर वो किसी न किसी तरफ इधर 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 गिर जाते, क्योंकि उनका पैर सामने की तरफ रहता है तो वो सामने की तरफ जल्दी नहीं गिरते। तो वो बैलेंस वही फिजिक्स वाला मामला चलता है उसमें। तो अब वो क्या है, वो भागता नहीं है। जैसे अब छोटा सा बच्चा जो है वो एक जगह पे टिका रहता है, बिस्तर पे, मम्मी की गोद में, भैया की गोद में, दीदी की गोद में, बुआ के, चाचा के, पापा के, मतलब जहाँ भी वो टिका रहता है एक जगह। और उसको लोग लुलू 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 और ऐसे उछाल उछाल के उसको, मतलब वो अंदर से अगर उसको बच्चे वाली जो आवाज़ होती होगी, अंदर से जो वो फीलिंग आती होगी कि सालो बड़ा होने जो तुम लोग को बताता हूँ मैं, तो वो बच्चे को उछाल उछाल के बेचारा जो है वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, तो उसको मज़े लेते उसके। एंट्रोपी कम है। अब थोड़ा सा बड़ा 2 साल 3 साल का हुआ तो क्या होता है, इधर उधर पूरे घर में दौड़ता है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलता। अभी उसको घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अभी एंट्रोपी थोड़ी बड़ी है पर बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, उसको आ गई वो वाली साइकिल, खिलौने वाली, प्लास्टिक वाली, जिसमें आगे 2 पौडेल रहता है, पीछे 2 टायर रहते हैं, घुमाता है वो। अब वो क्या करता है, बहुत करता है तो अपनी बाउंड्री या अपनी 2-4 घर के आसपास का एरिया कवर करके वो साइकिल चलाता है। थोड़ी एंट्रोपी बढ़ी। बच्चा हुआ 10 साल का, अब 2 टायर वाली साइकिल आई, अब वो साइकिल की रेस लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो साइकिल की रेस लगाने के लिए निकल लिया बनारस से आगे जौनपुर, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगल बगल थोड़ा सा तो दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो बच्चा 10वीं पास किया, अब वो स्कूल जाता है, बोर्ड का एग्ज़ाम देता है, वो दूर दूर जाता है, वो IIT की तैयारी कर रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग कर रहा है, वो जा रहा है, घूम रहा है। अब वो रेस्टोरेंट में भी जाने लग रहा है, वो मैकडी में भी जाने लग रहा है, वो मूवी भी देखने लग रहा है। वो मतलब अपने फैसले धीरे धीरे लेना चालू किया है। तो वो क्या है, उसकी एंट्रोपी और बढ़ गई। उसके बाद फिर वो जहाँ चाहता है वहाँ सेलेक्ट हुआ है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है,
तो ऐसा तो है नहीं कि घर में ही कॉलेज खोल रखा है आपने, तो आप वो और दूर गया, आपसे और दूर गया, आपके घर से और दूर गया। अब वो पूरे जहां में घूम रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी रैंडमनेस और बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि आज़ादी, जितनी ज़्यादा आज़ादी घूमने फिरने की, उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस और उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। अब सॉलिड से लिक्विड की ओर गए, सॉलिड से लिक्विड की ओर गए, तो एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ा या घटा? तो हम लोग बढ़ा। तो एंट्रोपी बढ़ा मतलब सॉलिड का कम था, इन लिक्विड का ज़्यादा था। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ? चेंज इन एंट्रोपी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको बोला जाए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो आप बोलेंगे लिक्विड का एंट्रोपी माइनस सॉलिड का एंट्रोपी, पॉजिटिव। लेकिन अगर लिक्विड को सॉलिड बनाया जाए तो, मतलब आजाद व्यक्ति को कैद कर दिया जाए तो एंट्रोपी घट गई, एंट्रोपी घट गई। अब जैसे एक व्यक्ति को आज के टाइम पर अगर बोला जाता है कि सजा दी गई, 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा, ऐसा होता है ना भाई, टीवी में दिखाते हैं वो कोर्ट वोट में सजा देते हैं, वैसा 10 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी या माननीय हाई कोर्ट ने सजा दे दी। तो उसमें मान लीजिए कि ऐसा बोल दिया कि 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा, तो 10 साल या 1 साल या 1.5 साल या 6 महीना ही, तो उसको बोला जाता है कि 6 महीने तक आप इस कोठरी में रहेंगे। तो उसको हर्ट होता वो चीज़ कि 6 महीने मुझे कोठरी में रहना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती हुई। लेकिन आप सोचिए कि जन्म से लेकर 6 महीने तक एक जगह पे पड़े हुए थे, हिलते डुलते भी नहीं थे, वो भी तो क्या था, वो भी तो आज़ाद नहीं थे, तब भी तो आज़ाद नहीं थे, तब काहे बेइज्जती नहीं हुआ था, अब काहे बेइज्जती हो रहा? क्यों? क्योंकि अचानक आज़ादी से आपको वापस एंट्रोपी घटा दिया गया, तो यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब आज़ाद से कम आज़ाद नेगेटिव, कम आज़ादी से ज़्यादा आज़ादी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ध्यान रखिएगा इसको। अब यही चीज़ें, अगर ये पूरा लिख लिया ना आपने, ये पूरा लिख लिया ना, अब यही चीज़ें अगर ऐसे लिख दी जाए, ऊपर नॉट लगा दिया जाए, 0 ऐसे करके बगल में थोड़ा राइट साइड, तो अब ये जो है इन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अब यही चीज सब हो गई, सब चीज वही भी लिखी जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ कि इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आपको वही बोले कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो नीचे जरा सा एक पॉइंट लिखिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन। नीचे इसको लिख के नीचे एक पॉइंट लिखेंगे ना, लिखो स्टैंडर्ड कंडीशन। यार लिख ही नहीं पाते हो तुम लोग इतना जल्दी जल्दी, इसको जल्दी लिखो, इसको लिखो स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, मतलब जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी जितना भी है, ऑल द स्पीसीज आर 1 m प्रेशर प्रेशर इज 1 atm। प्रेशर क्या हो, प्रेशर सिस्टम का प्रेशर, जहां रिएक्शन करवा रहे हैं वहां का प्रेशर क्या हो, 1 atm हो। एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। वो मत ले जाओ गैसियस स्टेट वाला, एसटीपी एनटीपी से नहीं मतलब है तुमको, है ना। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखिए अब बात करते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, हेडिंग डालिएगा, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन।
गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, तो अब कोई रिएक्शन ले लेते भैया, है जैसे मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन ले लिया, हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी ले लिया। ठीक, कोई एक रिएक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने एक डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट जो गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड, दोनों डेल्टा जी एक साथ, प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है? क्यू हमने बताया था कि रिएक्शन क्विसेंट है, याद आ रहा है? क्यू क्या बताया था? रिएक्शन क्विसेंट। रिएक्शन क्विसेंट क्या होता है? किसी भी कंडीशन पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो। ठीक है, एल एन क्या नेचुरल लॉग है, तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। क्योंकि लॉग को अगर आप नेचुरल लॉग क्या होता है, बेस ई होता है, और वैसे लॉग लिखा जाता है वो बेस 10 होता है। तो अगर आप बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं तो 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है भाई, 2.303 आर टी मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? 0। अगर डेल्टा जी 0 होता है, और डेल्टा जी 0 होता है और क्यू किसके बराबर हो जाता है? के सी के बराबर। के सी या के पी, जो भी, के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं आप इसको के सी ना बोल के इक्विलिब्रियम बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस, अब चाहे इससे लिख लीजिए, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है अपन को कि हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड माइनस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए कि एल एन के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकालिए, एल एन के इक्विलिब्रियम, तो ये माइनस आर टी से इसमें डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन ये माइनस आर टी प्लस टी डेल्टा एस स्टैंडर्ड अपॉन आर टी। भाई ये माइनस था ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो टी से टी क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया क्या? एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन आर इंटू
1/T प्लस डेल्टा एस स्टैंडर्ड अपॉन आर। ये फाइनल एक फॉर्मूला है जो आपको क्या बता रहा है, मैं समझाता हूं। देखिए के इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव यहाँ आने में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन के आ रहा है, अभी फिलहाल एक इक्वेशन बन के आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि नॉर्मल कंडीशन तो ये है, ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन आर इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस स्टैंडर्ड अपॉन आर। तो अब आपका ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, स्लोप हो गया माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन आर और c क्या है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन आर। ठीक है, तो अब दो अलग अलग कंडीशन आप लेंगे कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा और फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि एक एक कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं, ये स्लोप हो गया, ये क्या है, ये टेन थीटा है, लिख लीजिएगा टेन थीटा। अभी तो ये जनरल टेन थीटा है, अभी हमने एक पर्टिकुलर किसी रिएक्शन की बात नहीं करी है। अब हम बात करेंगे, पहले लिखेंगे फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे लिख लो, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड अपॉन आर इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस स्टैंडर्ड अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ln के इक्विलिब्रियम, स्लोप नेगेटिव, ये 1/T और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा एस स्टैंडर्ड बाई आर और ये थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा एच स्टैंडर्ड बाई आर। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप 1/T बढ़ा रहे तो के इक्विलिब्रियम घट रहा है, 1/T बढ़ा रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम घट रहा है, मतलब T बढ़ा रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, T बढ़ा रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लिखिएगा कि इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, बी है हमारा, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भाई ये नेगेटिव नेगेटिव, इस इक्वेशन में ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो ग्राफ है ऐसे जो बनाया है आपने, ये ग्राफ ऐसे ना बन के ये ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ गए। अब थीटा जो देखा जाएगा वो यहाँ से देखा जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आएगी डेल्टा एच स्टैंडर्ड बाई आर। अब यहाँ पर 1/t बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, 1/t बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, तो t बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटेगा। तो लिखेंगे आप इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस on increasing temperature equilibrium constant decreases. In exothermic process on increasing temperature equilibrium constant decreases। ठीक है, अब हम इसमें जाएंगे। अब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक इससे नहीं मतलब होगा, हमारा एक पर्टिकुलर हम जो हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट था उस पर आएंगे और हम अलग अलग टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, लंबा लेक्चर होने लग रहा है। नमस्कार।